तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी में टोटल 6 कैरेक्टर हैं। 6 कैरेक्टर 2 अलग अलग राज्यों में रहते हैं। दोनों के बीच की दूरी लगभग 1900 किलोमीटर है। 1900 किलोमीटर दूर से एक कत्ल कराया जाता है। एक कत्ल होता है। होने के बाद पुलिस वाले मामले की जांच पड़ताल करते हैं, छानबीन करते हैं। कुछ दिनों बाद पुलिस वाले भी हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें ना कोई सबूत मिलता है, ना कोई सुराग मिलता है, ना ही कोई ऐसी चीज़ मिलती है। लेकिन कहते हैं कि होनी को जो मंजूर होता है होता वही है। अंत में जब पुलिस वाले फेल हो जाते हैं, ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, ना ही कोई ऐसी बात आगे बढ़ी, तभी अचानक से एक ऐसा शख्स पुलिस वालों की आंखों के सामने आता है। और पुलिस वाले जब उस इंसान की आंखों में झांकते हैं तो उसकी आंखें कुछ ऐसा बयान दे देती हैं कि यहीं से उन्हीं आंखों को देखने के बाद पुलिस वाले इस पूरे केस को सुलझा देते हैं। और कातिल जब निकल के सामने आता है तो जिन्होंने भी जाना कि ये कातिल है, वो तमाम लोग हैरान थे कि आखिर ये कातिल हो कैसे सकता है। कहीं पुलिस वालों की जांच पड़ताल में कोई कमी तो नहीं। तो पूरी कहानी क्या है ये आपके सामने हाजिर है। और कहानी आज से ठीक 1.5 महीने पुरानी है। 17 अक्टूबर की तारीख, बिहार में एक जिला लगता है मधुबनी जिला, बड़ा ही मशहूर जिला। और इसी मधुबनी जिले में एक गांव है, सुंदर विराजित गांव। जैसे हर गांव है वैसे ये भी गांव है। और इसी सुंदर विराजित गांव में 17 अक्टूबर साल 2023 को शाम का वक्त था। अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। अब गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट, जिन्होंने भी सुना वो सारे लोग पहले तो अपने घर की तरफ भागे। थोड़ी देर बाद जब मामला शांत हुआ तो शांत होने के बाद जहां से आवाज़ आ रही थी उस तरफ भागते हैं। और भागने के बाद देखते हैं कि एक शख्स है जिसको गोली लगी हुई है और वो ज़मीन पे पड़ा पड़ा दर्द से करा रहा है। अब जैसे ही उस शख्स को गांव वालों ने देखा, फ़ौरन ये चेक किया कि ये आदमी में जान बाकी है नहीं। अब दर्द से करा रहा था तो जान बाकी थी। फ़ौरन आसपास के लोग उस शख्स को उठाते हैं। उठाने के बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जाने के बाद हॉस्पिटल में उसको एडमिट करते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पे जो थाना लगता है जिसका नाम है मधेपुर थाना, मधेपुर थाना में भी ये खबर पहुंच जाती है कि गांव में किसी शख्स को कोई गोली मार दिया है। गोली मारना मतलब बड़ी घटना। पुलिस वाले भी भाग के उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं कि इससे पहले कि जो शख्स है वो मामला उसका गंभीर हो, उससे बयान दर्ज कर लें कि कौन था, कहाँ से आया था, किस वजह से मारा। लेकिन पुलिस वाले जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं और डॉक्टरों से पूछते हैं कि हमें पेशेंट का बयान लेना है, तो फिर डॉक्टर बताते हैं कि पेशेंट अभी कुछ बताने की हालत में नहीं। इसके बाद फिर इंतज़ार शुरू होता है कि जल्दी से जो घायल है जिसको गोली लगी है उसका इलाज हो, उसके बाद वो ठीक हो तो उससे बयान लिया जाए, पूछा जाए कि भैया कौन लोग थे। पुलिस वाले इधर इंतज़ार करते हैं, इधर जो जिसे गोली लगी थी उसके घर वाले भी आ जाते हैं। आने के बाद वो लोग भी अब इंतज़ार कर रहे हैं कि आदमी ठीक हो, पूछें कि कौन था। 3 दिनों तक इंतज़ार होता है और तीसरे दिन इन तमाम लोगों का जो इंतज़ार है वो दम तोड़ देता है। क्योंकि जिसे गोली लगी थी, गोली का असर इतना गहरा था कि डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते और उस शख्स की मौत हो जाती है 3 दिन बाद हॉस्पिटल में। अब शख्स की जब मौत हो गई तो आदमी से तो बयान पॉसिबल नहीं है। यानी पुलिस वालों को और आसपास के जो घर वाले थे उनको जो भी पता करना था, जो भी जांच पड़ताल करनी थी, खुद की बुद्धि और खुद के विवेक के हिसाब से करना था। पुलिस वाले जब देखते हैं कि आदमी मर गया, यानी अब ये पूरा मामला हत्या का है, तो उन्होंने अब जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले जो मरने वाला शख्स था उसका बैकग्राउंड खंगाला। तो जब बैकग्राउंड खंगाला तो पता चला कि इस मरने वाले शख्स का जो नाम है वो विनोद कुमार यादव है। विनोद कुमार यादव इसी सुंदर विराजित गांव का रहने वाला। इसके 2 भाई हैं, एक खुद विनोद कुमार यादव, दूसरा भाई सरोज। विनोद कुमार यादव की शादी हो चुकी है, बीबी यहीं पे रहती है। जो भाई है सरोज वो मुंबई में रहता है। मुंबई में कोई जॉब वॉब करता है। परिवार में और कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं। घर में ये हैं, इनकी बीबी हैं। इधर चूंकि अब गोली लगे हुए 3 दिन हो चुका था, तो जो छोटा भाई है उसने भी जब खबर सुनी कि उसके भाई को गोली लग गई है तो वो भी मुंबई से चला आया। यानी परिवार में टोटल 3-4 लोग हैं, उसमें से जो विनोद कुमार यादव हैं उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। इसके अलावा ना कोई और बैकग्राउंड था, ना ही परिवार का कोई इतिहास था, ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे इस केस में थोड़ी भी बात आगे बने। पुलिस वालों ने जब बैकग्राउंड खंगाला और ये तमाम जानकारियाँ निकल के सामने आई, तो चूंकि विनोद कुमार यादव की अब मौत हो चुकी थी
तो फिर परिवार वालों से पूछताछ शुरू हुई कि क्या आपको किसी पे कोई डाउट है, क्या आपको किसी पे कोई शक है। तो जब पूछा गया परिवार वालों से तो भाई बोलता है कि मैं तो साहब मुंबई में रहता हूँ और साल 2 साल में एक आध बार आता हूँ, तो किससे दुश्मनी हुई, किससे क्या कोई विवाद था, ये तो अब ज़्यादा मुझे पता नहीं है। भैया ने इस बारे में कभी कुछ बताया भी नहीं। पुलिस वालों ने जब ये बयान सुना तो उन्हें भी लगा कि ठीक है, हाँ हो सकता है कि एक आदमी जो बाहर रहता है, तो अगर घर पे कोई विवाद भी होगा तो एक आदमी नहीं चाहता कि जो बाहर है उसे कोई स्ट्रेस हो, कोई टेंशन हो। लिहाजा पॉसिबल है कि विनोद कुमार ने अपने भाई सरोज को नहीं बताया हो, लेकिन हो सकता है कि बीवी को बताया हो। लिहाजा पुलिस वालों ने बीवी से पूछा कि क्या आपके भाई ने कुछ बताया था आपको कि किसी से कोई दुश्मनी हो गई है या फिर कहीं कोई झगड़ा हो गया। तो जब ये सवाल पुलिस वालों ने बीवी से पूछा तो जो विनोद कुमार यादव की पत्नी है उसने कहा कि नहीं, मेरे पति ने आज तक किसी मामले में मुझसे कोई जिक्र किया ही नहीं है और मेरी जानकारी के हिसाब से किसी से कोई झगड़ा या फिर किसी से कोई दुश्मनी कभी हुई ही नहीं थी। अब एक शख्स जिसको गांव के बीचों बीच गोली मार दी गई, शाम का वक्त था, किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन गोलियों की आवाज़ सबने सुनी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्लियर हुआ कि इस आदमी को गोली मारी गई है। तो बिना दुश्मनी के कोई गोली क्यों मारेगा, कोई तो वजह रही होगी। लेकिन इधर जो भाई है वो कह रहा है कि साहब मैं तो रहता नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। इधर जो बीबी है वो कह रही है कि साहब मैंने किसी झगड़े या फिर किसी दुश्मनी के बारे में कुछ सुना ही नहीं है। तो अगर दोनों परिवार के जो सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, इधर गोली भी मारी गई है, तो फिर ये दुश्मनी कहीं ऐसे तो नहीं कि बड़ी अंदर छुपी छुपाई हो। तो फिर पुलिस वालों ने अब इस परिवार के बारे में भी पता करना शुरू किया, जैसे कि क्या जो विनोद कुमार यादव है इसका कहीं कोई पैसे का लेन देन था, यानी हो सकता है कि पैसे के विवाद में किसी ने गोली मार दी हो। तो जब इस एंगल पे पुलिस वालों ने जांच पड़ताल की कि क्या कोई ऐसा था जिससे विनोद कुमार यादव ने पैसा लिया हो या फिर किसी ने विनोद कुमार यादव को पैसा दिया हो, तो ये तमाम चीज़ें जब निकाली गई तो इत्तेफाक से कहीं कोई ऐसी जानकारी मिली ही नहीं जहाँ ये पता चले कि पैसे का कोई विवाद हो। पुलिस वालों ने ये सोचा कि चलो कैमरे वगैरह भी चेक कर लें, लेकिन जिस गांव में एक कत्ल हुआ था वहाँ कोई कैमरा भी नहीं लगा था, तो कैमरे में भी कुछ नहीं आया। इधर पुलिस वालों ने आसपास के इलाकों में पता करना शुरू किया कि क्या कोई ऐसा संदिग्ध था जो भागता हुआ दिखाई दिया हो, यानी अगर शूटर आए होंगे या फिर कोई दुश्मन आया होगा, उसने गोली मारी होगी तो गोली मारने के बाद वो भागा होगा और नॉर्मल रफ्तार से गया नहीं होगा, जितनी तेज़ हो जा सकता उतनी तेज़ गया होगा। तो क्या किसी चौराहे पे कोई ऐसी संदिग्ध गाड़ी दिखाई दी जो अपनी स्पीड से ज़्यादा चल रही थी, यानी जितना एक नॉर्मल चाल होता है एक चौराहे पे एक आदमी जिस एवरेज स्पीड के साथ निकलता है, क्या कोई ऐसा शख्स था जिसकी स्पीड उस स्पीड से ज़्यादा थी। तो ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों ने पता की तो पता चला कि हाँ, जिस टाइम ये कत्ल हुआ था, यानी जिस टाइम ये गोली मारी गई थी 17 तारीख को शाम के लगभग 8-9 बजे, उस टाइम 2 ऐसी गाड़ियाँ थी। और देखने वालों ने यह भी बताया कि साहब बहुत क्लियर तो नहीं देखा लेकिन जहाँ तक याद है कि दोनों गाड़ियाँ अपाची थी, एक वाइट कलर की और एक शायद ब्लैक कलर की, और दोनों अपाचियों पे के लगभग 3 लोग बैठे थे, यानी एक गाड़ी पे 2 लोग और एक गाड़ी पे 1 लोग, और दोनों नई उम्र के लड़के थे। एक की उम्र 19-19 साल, 19-20 साल, दूसरे की 22-23 साल और तीसरे की भी लगभग ऐसी। ये टोटल 3 लोग थे और ये तीनों लोग इस हिसाब से भाग रहे थे कि जैसे इन्होंने कुछ किया हो। इन्होंने अपना मुंह भी बांधा था, इस वजह से कुछ डाउट है। अब ये चीज़ जब आसपास के कुछ गांव वालों ने बताई तो पुलिस वालों ने फ़ौरन पूछा कि क्या किसी ने नंबर प्लेट देखी थी। अब इस पे आसपास के लोगों ने कहा कि साहब अब कोई गाड़ी लेके जा रहा है, वो तेज़ी के साथ जा रहा है, इस वजह से अब सबका नंबर प्लेट तो देखना पॉसिबल नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ऐसे ऐसे फैंसी नंबर प्लेट रखते हैं, ये होता है। अभी तो थोड़ा सा कानून सख्त है, लेकिन कई जगहों पे जहाँ कानून अभी उतनी पकड़ नहीं मजबूत कर सका है, जहाँ पे गांव का मामला होता है, तो कई बार मैंने खुद देखा है कि जैसे नंबर प्लेट है, उनका नंबर है 2114, तो उन्होंने उसको मॉडिफाइड करा के राम लिखवा लिया। कोई ऐसा है कि उसका कुछ और है तो उन्होंने कुछ और लिखवा लिया, यानी एक बार समझ में भी ना आए कि नंबर है क्या। तो ऐसे हाल में अगर कोई ऐसा चाहे कि मेरा नंबर कोई ना जान पाए, तो इस हिसाब से भी वो लिखवा लेता है कि कोई नंबर नहीं देख पाता। तो गांव वालों ने कोई नंबर देखा नहीं, गाड़ी थी 2 ये तो पता था, लेकिन लोगों के शकल कैसे थे वो भी नहीं पता और गाड़ी का नंबर क्या था वो भी नहीं पता। यानी 2 ऐसे लोग थे। अब ये भी नहीं पता कि ये कातिल हैं या नहीं है।
उनकी गाड़ी तेज थी और सबूत सुराग बस इतना है कि दोनों के पास अपाची थी, एक वाइट और एक शायद ब्लैक। इसके अलावा और कोई न सबूत है न कोई गवाह है और इसी के हिसाब से अब इस पूरे केस को सुलझाना है। अब पुलिस वालों ने पूरे आसपास के इलाकों में पता करना शुरू किया कि किसके पास अपाची है। यानी अब उस पूरे इलाके में जितनी अपाची थी उनके बारे में पता किया गया कि इनके मालिक कौन है, कौन ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 21, 22, 23 साल है, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बाइक किसी को उधार दी थी, कौन ऐसे लोग हैं जो उस टाइम इस इलाके में देखे गए। अब ये तमाम चीज़ पुलिस वाले पता कर रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद कहीं से कोई क्लू मिल ही जाए, क्योंकि यहाँ कोई सबूत मिल ही नहीं रहा। पुलिस वालों ने उस क्राइम सीन को भी बाकायदा चेक किया कि यहाँ से कोई सुराग मिल जाए, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं। पुलिस वाले लगभग 15 दिन तक मेहनत करते रहे, लेकिन 15 दिन तक ना किसी अपाची वाले का ऐसा कोई पता चला। पता भी चला तो ये भी उसमें हुआ कि जिसकी अपाची ऐसी है उस टाइम यहाँ पे था ही नहीं इस गांव में। अगर कोई ऐसा था जिसके पास अपाची बाइक है और इस गांव में था तो एज ही नहीं मैच कर रही। कोई 45-50 साल का है, कोई बड़ा सीधा शरीफ इंसान है, तो ऐसे हाल में अब किसी को उठाया भी नहीं जा सकता। इधर पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। वक्त गुजरता चला गया। 17 अक्टूबर को ये पूरी घटना घटी थी। 20 तारीख को जो विनोद कुमार यादव था उसकी मौत हो गई थी। 10 दिनों तक 15 दिनों तक पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे। नवंबर का महीना लग गया और पुलिस वालों के हाथ अभी भी खाली। इधर घर वालों से जब पूछताछ हुई तो घर वालों ने भी कहा कि हमें साहब किसी भी कोई डाउट नहीं है। इधर जब बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह हो गया तो 21 तारीख को बॉडी भी परिवार वालों के हवाले कर दी गई। जो छोटा भाई था उसने मुखाग्नि दे दी, क्योंकि अभी याद औलाद कोई थी नहीं विनोद कुमार यादव की। पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, परिवार में मातम पसरा हुआ है। इधर जो छोटा भाई सरोज यादव है और जो विनोद कुमार यादव की बीवी है, दोनों लगातार पुलिस वालों के चक्कर लगा रहे हैं कि साहब कातिल कौन है, प्लीज़ आप ढूंढ दीजिए, मेरे पति की क्या दुश्मनी थी, बस मुझे ये जानना है। इधर भाई कह रहा है कि मेरे भाई का कत्ल क्यों हुआ, बस आप ये पता कर लीजिए। तो एक तरफ पुलिस वालों के हाथ खाली, इधर ये दोनों देवर भाभी लगातार चक्कर लगा रहे थाने के। पुलिस वाले एकदम परेशान, कहीं से कोई सबूत नहीं, कहीं से कोई सुराग नहीं। देखते ही देखते 10 नवंबर बीत गया, यानी पूरे घटना के 27 दिन गुजर गए। अब इधर 27 नहीं तो 23 दिन गुजर गए, कहीं से कोई सबूत नहीं, कहीं से कोई सुराग नहीं। मामले में कुछ बात आगे बढ़ नहीं रही। पुलिस वाले भी परेशान हैं कि कोई आता है, आने के बाद गांव में घर की तरफ गोली मार देता है, मारने के बाद वो चला जाता है। यहाँ कोई सबूत नहीं मिल रहा, अभी तक वजह भी नहीं समझ में आई कि गोली कौन मार सकता है। तो फिर क्या करें, जांच करें कैसे? यहाँ ना कोई कैमरा है, ना कोई फॉरेंसिक एविडेंस मिल रहा, ना कोई दोस्ती का एंगल, ना कोई दुश्मनी का एंगल। ये भी पता किया गया कि क्या जो मरने वाला शख्स है विनोद कुमार यादव, उसका किसी से प्रेम प्रसंग रहा हो, तो ये भी पता किया गया, तो यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। तो जब कहीं से कुछ मिला नहीं, कहीं से कोई चीज़ बात बना नहीं रही, तो पुलिस वालों ने फिर अपना सबसे पुराना हथियार निकाला। और सबसे पुराना हथियार जो पुलिस वालों का है वो यही है कि पूरे गांव में घुल मिल जाओ और पूरे परिवार की कुंडली खंगाल लो। कुंडली खंगाल लोगे, अच्छाई से लेके बुराई तक तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहीं से ये भी पता चल जाएगा किसी कालखंड में किसी से कोई दुश्मनी रही है या नहीं। तो पुलिस वालों को जब कोई सबूत मिला नहीं तो उन्होंने अब गाँव वालों का भरोसा जीतना शुरू किया। कई लोगों को अपने कब्जे में लिया, उनको अपने आवेश में लिया, और आगोश में लेने के बाद अब परिवार के बारे में गुपचुप तरीके से लोग पता कर रहे हैं कि क्या कोई दुश्मनी रही है किसी की, क्या आपस में कभी कोई भी बात था, क्या कोई ऐसी बात थी जिससे ये लगे कि हाँ इस शख्स को कोई मारना चाहता है। तो ये तमाम चीज़ पुलिस वाले पता कर रहे हैं। वक्त निकल रहा, कोई कायदे का ठोस सबूत किसी के खिलाफ मिल नहीं रहा। इसी बीच पूछताछ के दौरान लगभग अभी 15 नवंबर की बात है, जब कहीं से कुछ मिला नहीं तो पुलिस वालों ने सोचा कि एक काम करते हैं, फिर से जो मरने वाले शख्स का भाई है और भाभी हैं यानी बीबी हैं, उनको एक बार थाने बुलाते हैं और एक बार फिर से पूछताछ कर लेते हैं। लिहाजा पुलिस वालों ने फिर से उन्हें बुलाया। बुलाने के बाद अब पूछताछ कर रहे हैं, और पूछताछ के दौरान पुलिस वालों के जहन में ये भी था कि एक बार इनके मन को भी टटोल लें, क्या पता हम लोग दुश्मन बाहर खोज रहे हों और दुश्मन घर में ही बैठा हो। तो पुलिस वालों ने पूछताछ करने के दौरान, अपनी तफ्तीश के दौरान यूं ही एक कांटा फेंका और उसके छोटे भाई से कहा कि आप इतनी पैरवी कर रहे हैं, आप इतने मामले को तूल दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस केस में आप ही जिम्मेदार हो? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो कातिल होता है वो सबसे ज़्यादा कूदता है,
अब पुलिस वालों ने तो महज एक तुक्का मारा था, लेकिन जैसे ही ये सवाल पुलिस वालों ने पूछा और यूं ही एक मन को कुरेदने के लिए कहा, तो जो छोटा भाई था सरोज, अब तक जो आई कांटेक्ट करके पुलिस वालों से बात कर रहा था, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था, जैसे ही ये सवाल पुलिस वाले पूछते हैं, फौरन सरोज की जो आंखों की पुतलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। फौरन वो आई कांटेक्ट भी तोड़ देता है। अब तक जो लहजा एकदम टाइट था वो लहजा भी लड़खड़ाने लगा। अब पुलिस वालों ने जब ये चीज़ देखी तो उन्हें लग गया कि ज़रूर कोई ऐसी बात है जो ये सरोज जानता है, बताए या ना बताए। लेकिन अब कोई सबूत, कोई सुराग है नहीं। अब आंखें इस तरह से हट गई, आई कांटेक्ट छूट गया। अब इस आधार पे किसी को उठा के तो पूछताछ की नहीं जा सकती थी। लिहाजा पुलिस वालों ने अब अपने तरीके से इन दोनों भाइयों के रिलेशन के बारे में पता करना शुरू किया। पड़ोसियों से, आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से, सबको बताया कि अगर इंसाफ नहीं होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा। कई लोग ऐसे थे जो फिर पुलिस वालों के झांसे में आते हैं। आने के बाद जब पुलिस वालों ने पूछा कि दोनों भाइयों का रिलेशन कैसा है, तो कुछ लोगों ने बताया कि साहब पहले तो रिलेशन बड़ा अच्छा था, लेकिन अभी कुछ महीने पहले की बात है, जो सरोज है वो घर पे आना चाह रहा था। विनोद ने मना कर दिया और कहा कि घर पे तुम्हें नहीं आना है और तुम्हारी वजह से ये पूरा परिवार टूट जा रहा, तो तुम घर पे मत आना और आने से पहले अपनी हरकतें सुधार लेना। अब ये चीज़ जब कुछ लोगों ने बताई तो पुलिस वाले उस वजह के पीछे पड़ गए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो दोनों भाइयों को अलग कर रही थी। तो जब वजह के बारे में पता किया तो संयोग से वजह भी पता चल गई, और जैसी वजह पता चली पुलिस वालों के जो शक का दायरा था सरोज के इर्द गिर्द घूम गया। और जैसे दायरा इर्द गिर्द घूमा, एक आध दो सबूत पुलिस वालों ने इकट्ठा किए, और इकट्ठा करने के बाद फिर अभी इसी 24-25 तारीख की बात है, सरोज को उठा लिया। और जैसे ही सरोज को उठाया और उससे तबीयत से पूछताछ हुई तो फिर सरोज ने कहा कि साहब मैंने ही अपने भाई को मरवा दिया है और मैंने ये साजिश 1900 किलोमीटर दूर रह के रची। तब पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों और कैसे, और यहीं से कहानी फिर 1 साल पहले चली जाती है। दरअसल विनोद कुमार की जब शादी होती है, शादी होने के बाद जब वाइफ आती है घर पे, तो उसी दौरान छोटा भाई भी देखता है कि उसकी भाभी आई है। आने के बाद अपने भाभी के पास जाता है, उसके कमरे में जाता है, कहता है कि भाभी कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहिएगा, भैया कोई बात ना सुने तो मुझे बताइएगा। अब शुरुआत में ये लाड प्यार देवर भाभी का बड़ा अच्छा लगा, लेकिन भाभी की ज़रूरतें पूरी करते करते देवर ख्याल इस कदर रख रहा था कि दोनों न जाने कब एक दूसरे के करीब आ गए कि शायद दोनों ही नहीं समझ पाए। दोनों एक दूसरे को अब अलग दृष्टि से देखने लगे, दोनों में ही प्यार हो गया। आलम यह हुआ कि अब दोनों एक दूसरे के साथ उस तरह के रिलेशन में रहना चाहते थे जो रिलेशन शायद विनोद और उसकी वाइफ के बीच में था। अब न समाज को ये मंजूर था, न ही किस्मत को ये मंजूर था। दोनों गलत तरीके से अपने रिश्ते को जारी रखते हैं। जब भी विनोद सो जाता, जो सरोज होता वो फ़ोन करता, अपनी भाभी से बातचीत करता। लेकिन कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और कई बार ऐसा हुआ कि भाई ने देखा कि उसका छोटा भाई फ़ोन पे बात कर रहा, कुछ ऐसे अश्लील मैसेज भी उसने पढ़े। ये तमाम चीज़ें जब बड़े भाई ने देखी तो उसे लग गया कि देवर भाभी के बीच कुछ गलत है। अब जैसे उसे ये चीज़ लगी तो फिर उसने अपने भाई को फ़ोन किया। जो कुछ उसने अपने भाभी के फ़ोन पे मैसेज किया था उसका हवाला देते हुए उसने पूछना शुरू किया कि तुमने ऐसे मैसेज क्यों किए, तुम्हारी भाभी लगती है। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो छोटा भाई था सरोज, जो कहता है कि भैया मैं आने वाला हूँ, तो कहता नहीं, जिस घर में तुमने इस तरह के कुकर्म किए हैं, जिस घर में तुमने अपने भाभी के साथ इस तरह की अश्लील बातें की हैं, उस घर में तुम्हें नहीं आना है। और मैं बस समाज की वजह से चुप हूँ, नहीं तो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा कर देता। भाई ने रोक दिया, छोटा भाई डर गया। लेकिन अब इसके मन में एक तलब, एक लत भी थी कि भाभी से बात करनी है। इधर बड़ा भाई शक्त हो गया तो भाभी से बातचीत भी नहीं हो पा रही थी। तो फिर यहीं से उसने सोचा कि भाभी के बिना रह नहीं पाऊंगा और भैया जब तक रहेंगे तब तक बातचीत हो नहीं पाएगी, तो फिर भैया को ही हटाना पड़ेगा। लेकिन हटाऊंगा ऐसे, अगर मैं जाके कुछ करता हूँ तो यहाँ से मैं फंस जाऊँगा, पुलिस वाले जांच पड़ताल कर लेंगे। अब इसी उधेड़बुन में जो सरोज कुमार है अपने भाई को मारने के लिए परेशान रहता है, सोचता रहता है कि क्या करूं, कहाँ से जुगाड़ लगाऊं। तभी इसके जहन में एक शख्स आता है और वो शख्स इसका रूम पार्टनर था, जिसका नाम था अजय कुमार ठाकुर। अजय कुमार ठाकुर पहले से भी आपराधिक स्वभाव का था, ये बात सरोज जानता था। लिहाजा उसने इस बारे में अजय कुमार ठाकुर से बातचीत की और कहा कि यार ऐसे काम में कौन करेगा। तो इस पर अजय कुमार ठाकुर कहता है कि यार अगर तुम्हें पैसे खर्च करने हैं तो मैं ही कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, एक आध कत्ल मैं कर सकता हूँ। अब इसे पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी,
अजय कुमार ठाकुर को कत्ल करने में कोई दिक्कत नहीं, यहीं से दोनों के बीच डील हो जाती है। अजय कुमार ठाकुर भी बिहार की उसी मधुबनी का रहने वाला, पैसे फिक्स हो जाते हैं। ये हुआ कि 1.5 लाख रुपए दो, कत्ल हो जाएगा। अब 1.5 लाख रुपए ऐसे थे नहीं कि पहले दे दें, क्या पता अजय कुमार ठाकुर कत्ल ना करे तो फिर प्लान हुआ कि 30,000 रुपये एडवांस दो, बाकी कत्ल करने के पहले दे देना, यानी 1-2 घंटे पहले। बाकी जो कुछ पैसे बचेंगे वो कत्ल होने के बाद दे देना। प्लान दोनों को जम गया। 30,000 रुपये अजय कुमार ठाकुर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद रेकी शुरू हुई। रेकी होने के बाद 17 तारीख को गोली मारी गई। गोली मारने के बाद फिर 3 दिन बाद जब मौत हुई तो बाकी पैसे दे दिए गए। लेकिन अभी भी जब ये बयान हो रहा था 24 नवंबर को, तब भी 40,000 रुपये बाकी थे। अब 40,000 रुपये बाकी थे, जो शूटर्स थे उनको पैसे चाहिए थे। इधर इन लोगों ने प्लान बनाया था, यानी जो सरोज कुमार यादव है वो मास्टरमाइंड था। मेन कातिल अजय कुमार ठाकुर उसके साथ के लोग थे, यानी टोटल 3 लोग। तो फिर प्लान बना कि उनको कैसे गिरफ्तार करें। तो पुलिस वालों ने इस बार सरोज को ही चारा बनाया और कहा कि तुम फ़ोन करो, बताओ कि आ जाओ और पैसे ले लो अपने। इधर इन शूटरों को पता नहीं था कि सरोज कुमार यादव उठाया गया है। सबको यही लगा कि गया होगा पैरवी करने। सरोज ने फ़ोन किया, शूटर आते हैं, पुलिस वाले अपना जाल बिछाते हैं और उन शूटरों को दबोचने लगते हैं। दबोचने के दौरान जो अजय कुमार ठाकुर था और एक और शख्स, ये दोनों पुलिस वालों के हत्थे चढ़ते हैं, लेकिन तीसरा वाला वहाँ से भाग जाता है। बल्कि अब वो भाग गया, उसके लिए भी पुलिस वाले अभी हाथ पाँव मार रहे हैं। लेकिन जब इन दोनों से भी पूछताछ हुई तो इन दोनों ने भी यही कहानी सुनाई। यानी आप इस पूरी कहानी को अगर 2 शब्दों में समझें तो एक शख्स जो अपनी भाभी के प्यार में इस कदर पागल होता है कि अपने ही सगे भाई को मार देता है, और प्लान इस कदर बनाता है कि 1900 किलोमीटर दूर, यानी बिना घर पे आए, जब तक गोली नहीं मार दी जाती तब तक आता नहीं। जब भाभी बता देती है कि गोली मार दी गई, आपके भाई को किसी ने गोली मार दी, शायद भाभी को नहीं पता था पूरा प्लान, तो भाभी बताती है तो ये रोने धोने की एक्टिंग करता है और तत्काल टिकट करा के मुंबई से बिहार आता है। तो आप सोच के देखिए कि कभी हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता रही है कि अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या ये समचारी, जापे कुदिष्ट बिलोके जो ताके बधुकच पाप न होए। यानी अगर भाई की पत्नी है, बहन है, पुत्रवधू है, ये सारी स्त्रियां एक जैसी होती हैं। अनुज बधू यानी भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, भगनी मतलब बहन, शुत नारी यानी पुत्रवधू, सुनसठ कन्या ये समचारी, ये तमाम कन्याएं एक जैसी होती हैं। और जापे कुदिष्ट बिलोके जो, ऐसी स्त्रियों पे जो कुदिष्ट डालता है ताकि बधुकच पाप न हो, यानी अगर आप इनकी हत्या भी कर दें तो कुछ पाप नहीं है। और आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।